हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास कॉमर्स विथ मोना मैम क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में कर लिया था, हमने ये सारी चीज़ें फीचर्स वगैरह कर ली थी। अब मेरिट्स करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के। ओके, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज इंजॉय सेवरल एडवांटेज। तो कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ को, आइए देखते हैं। A government company can be established by fulfilling the requirement of the Indian Companies Act। कौन सा एक्ट? 2013। गवर्नमेंट कंपनी को जो है इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में है, उनको वो पूरा कर देता है, फिर वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं चाहिए होता है। सेपरेट एक्ट किस में चाहिए था? हमारा जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल जो था उसमें चाहिए था। अब ये गवर्नमेंट कंपनीज में सेपरेट एक्ट नहीं चाहिए, एक ही एक्ट है सब कंपनीज के लिए, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और इससे पहले जो था 1956 था, जो कि बाद में फिर इसको हटा के जो है नया लाया गया था 2013 में। सेकेंड, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनीज जो है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट अलग है और ये अलग है। ओके। थर्ड, इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड टेक्स एक्शंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस। तो बिज़नेस में जो भी इनकी अपनी ज्ञान है उस हिसाब से ये अपने डिसीज़न लेते हैं। गवर्नमेंट इसमें डिसीज़न नहीं लेती है। मान लीजिए जैसे हमने आपको पहले ऊपर पढ़ाया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, वो मिनिस्ट्री में आती थी। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था रेलवे का। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर रेलवे आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं तो उसमें कई एम्प्लॉयज़ वगैरह अपॉइंट होते हैं, वो सब डिसीज़न लेते हैं। तो क्या उनको हर एक चीज़ की नॉलेज है? शायद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, अंडरटेकिंग्स है, तो हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज तो उनको नहीं होगी। बट यहाँ क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज में ये जो है अपनी बुद्धिमत्ता से अकॉर्डिंग से उसके अकॉर्डिंग से जो मैनेजमेंट के डिसीज़न लेते हैं। जो इस कंपनी में काम करे, जो इसके हेड है, जो इसके मैनेजमेंट है, वो लोग मिलके डिसाइड करते हैं। इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नहीं करती है। ओके, इंटरफेरेंस नहीं करती है। दिस कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस। तो ये जो है इसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट का रहता है 51% या उससे ज़्यादा, और बाकी किसी भी प्राइवेट सेक्टर का हो या किसी का भी हो तो उनका रहता है। तो ये क्या करती है, मार्केट में एक जो है सही मतलब हेल्दी कॉम्पिटेंसी रहे, एक रीज़नेबल प्राइस रहे किसी प्राइस का, उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करती है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनी है, और ये हमारी प्राइवेट कंपनी है। कुछ जो है सर्विस या कुछ प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करा रही है 20 रुपये में, बट प्राइवेट कंपनी ने जो है पहले जो है गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी उस सेम प्रोडक्ट में, तब ये जो है 100 रुपये का बेच रही थी। जैसे ये 20 रुपये का वही प्रोडक्ट बेचने लग गई अपना, तो कस्टमर कहाँ जाएंगे? जब कस्टमर को अच्छी चीज़ सस्ते में मिलेगी तो वो गवर्नमेंट कंपनीज में जाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी ने क्या किया, इसने भी अपने रेट घटा दिए और ये भी 20 रुपये पे आ गई या 30 रुपये पे आ गए, रेट घट गए ना इसके भी। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने जो है गवर्नमेंट कंपनीज ने जो है एक मेंटेन करा, एक कंट्रोल रखा रीजनेबल प्राइस पे मार्केट में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब लिमिटेशंस देखते हैं, हमारे गवर्नमेंट कंपनीज के क्या लिमिटेशंस है। जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ लिमिटेशंस भी होते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट, सिंस द गवर्नमेंट इज़ द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज, द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रिलेवेंस। अब मान लो यहाँ पे तो मैंने कंपनी का एग्जांपल दिया था 51% का, और बाकी जो 49% है बाकी प्राइवेट सेक्टर का। तो चलो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा कंट्रोल तो गवर्नमेंट का नहीं रहेगा। बट जिस कंपनी में 100% शेयर्स सिर्फ गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे क्या वो एक्ट से चलेगा, कंपनीज एक्ट से चलेगा, वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा। यही लिखा है यहाँ पे।
Second, it evades constitutional responsibility which a company financed by the government should have. It is not answerable direct to the parliament. और इसमें क्या है भाई, अब ये तो गवर्नमेंट कंपनीज में आ गया ना, भले ही ये एक्ट से नहीं चल रहा है प्रॉपरली, इसमें गवर्नमेंट का पूरा इंटरवेंशन है, बट क्या ये आंसरेबल है पार्लियामेंट में? क्या जो है हमारी विपक्ष इस पे सवाल उठा सकती है? नहीं उठा सकती। थर्ड, द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का 100% शेयर सिर्फ गवर्नमेंट का है उसमें, तो वो सोल मतलब अकेली शेयर होल्डर है उस कंपनी की, और सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है, गवर्नमेंट के हाथ में। द मेन पर्पस, और तब वहाँ एक्ट का मतलब कुछ इफेक्ट रह नहीं जाता है, उस हिसाब से गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही चलाती है। गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनीज इज डिफेटेड। ओके, सो हमारा ये हो गया। अब चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्या चेंजेस आए हैं पब्लिक सेक्टर के रोल में, आइए देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस it was expected that the public sector enterprise would play an important role in achieving certain objectives of the economy, either by the direct participation in business or by acting as a catalyst. सो इंडिपेंडेंस के टाइम जो है ये एक्सपेक्ट किया गया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी जो है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। द पब्लिक सेक्टर वुड बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इन्वेस्ट इन की एरियाज। पब्लिक सेक्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बाकी सेक्टर्स के लिए, और जो है इन्वेस्ट किया कई सारे की एरियाज़ में, मतलब इम्पोर्टेंट फील्ड्स वगैरह में, एरियाज में। द प्राइवेट सेक्टर वॉज अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर जो है वो मतलब इच्छा नहीं जताती थी कि ऐसे प्रोजेक्ट में रिक्वायर वो जो है इन्वेस्ट करे जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। एंड हैड लॉन्ग स्टेशन पीरियड्स द, और या जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो उन सब चीज़ों में जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं जा रही थी। द गवर्नमेंट देन टुक इट अपॉन इट सेल्फ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। जो है प्राइवेट सेक्टर, क्या वो सड़कें बना रही थी? हमारे यहाँ नहीं। क्या वो ब्रिजेस बना रही थी? हमारे यहाँ नहीं। और ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे मेट्रो वगैरह, क्या प्राइवेट सेक्टर बनवा रही थी ये सब? इसका जिम्मेदारी कौन उठा रहा था? ये सारी सर्विसेज हमारे लिए है, पब्लिक के लिए है, तो इन सब की जिम्मेदारी शुरू में सड़कें बनवाना और ये सब गवर्नमेंट ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी ली थी, गवर्नमेंट सेक्टर ही इसमें वर्क कर रही थी। और ये सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सड़क यूज़ हो रही है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, सरकार यूज़ कर रही है, पब्लिक यूज़ कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ कर रहा है, हर कोई यूज़ कर रहा है, जो भी इस देश में रह रहा है या जो भी बाहर से भी आया सब यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर तो इसमें नहीं आया था, उसने तो पूरी मतलब इच्छा नहीं जताई थी ये सब काम करने की, गवर्नमेंट ने किया। द इंडियन इकोनॉमी इज़ इन अ स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। The 5-year plan in the initial stage of development gave lot of importance to the public sector. तो जब हमारा 5-year plan आया तो उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी किस पे? पब्लिक सेक्टर पे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड कर रही थी। इन द पोस्ट 1990s द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एम्फेसाइज्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पोस्ट 1990s में हमारा नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया था जिसमें उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे जोर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर में काम चल रहा था, बाद में क्या हुआ, ये इसमें पॉलिसीज़ में ये कहा गया कि अब जो है इनको लिबरल किया जाए, इनको जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाए, प्राइवेट बनाया जाए, इनको जो है ग्लोबलाइजेशन किया जाए, मतलब एक से अधिक देशों में भी मतलब ये कंपनीज बने, द MNCs आए हमारे यहाँ, ये सब ठीक है। The role of public sector was redefined. It was not supposed to play a passive role but to actively participate and compete in the market with other private sector companies in the same industry. अब सेम इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर आए क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, तो पब्लिक सेक्टर का अब जो है रोल डिफाइंड हो गया। पहले सिर्फ अकेली पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, पब्लिक सेक्टर और इन दोनों में अब जो है कॉम्पीट करने लगे ये लोग, ठीक है। दे वर ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लॉसेस, और कम्पीट करना कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, इम्प्रूवमेंट ही होती है इससे। दे वर ऑल्सो, अगर ये सड़क दोनों बना रहे, ये बोलेगा मैं अच्छी बनाऊँगा, ये बोलेगा मैं और अच्छी बना दूँगा, तो फ़ायदा तो हो रहा है ना, अच्छी तो बन रही है।
They were also held accountable for losses and return on investment. If a public sector was making losses continuously, it was referred to the Board of Industrial and Financial Restriction. अगर पब्लिक सेक्टर बस लॉस से दे रहा है, प्रॉफिट अब कमा ही नहीं रहा है, उसके मतलब वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसको कहाँ भेजा जाता है? उसको यहाँ भेजा जाता है BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भेजा जाता है फॉर कंप्लीट ओवरहॉलिंग और शटडाउन, ताकि जो है उसको जो है अब बंद कर दिया जाए कंपनी को, क्योंकि वो प्रॉफिट दे ही नहीं रही है, बहुत सालों से नहीं दे रही है, लॉस ही लॉस हो रहा है, तो उसको फिर बंद कर दिया जाता है। वेरियस, क्योंकि लॉस कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट बियर कर रही है, तो वो फालतू में पैसा वहाँ क्यों लगाएगी जब वो कंपनी काम कर ही नहीं रही है, पब्लिक सेक्टर। Various committees were set up to study the working of inefficient public sector units with reports on how to improve their managerial efficiency and profitability। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि 10 साल इसने प्रॉफिट कमा के नहीं दिया, अब इसको बंद कर दे। प्रॉपर इसकी मीटिंग बैठती है, कमेटी बनाई जाती है, ये काम मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। अगर मान लो कोई मैनेजर या कोई हायर पोस्ट पे पर्सन है, वो घपले कर रहा है, उसको हटाया जाता है, उसके ऊपर केस होता है, वो सब नया अपॉइंट होता है। मतलब कोशिश पूरी की जाती है कि वापस से जो है हमारा ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये वापस से एफिशिएंसी में आ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी कमाने लाइक। बट जब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, तब उसको बंद किया जाता है। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ डेफिनेटली नॉट व्हाट वाज envisaged in the early 1960s और 70s। तो 1960s और 70s में क्या था? उस टाइम पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, और पब्लिक सेक्टर वर्क कर भी रही थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। इन सब में प्राइवेट सेक्टर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही थी, वो इच्छुक नहीं थी उस टाइम पे। सो उसके बाद जो है 1990s के आसपास जो है पॉलिसीज़ आई, जिसमें प्राइवेटाइजेशन वगैरह पे भी मतलब जोर दिया गया, और फिर जो है कॉम्पिटेंस शुरू हुआ मार्केट में, तो पब्लिक सेक्टर का रूप भी बदला। ओके, फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आइए पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ प्री रिक्विजाइट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी कंट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए सबसे पहला क्या होता है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए अपनी कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर मान लो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, इंडस्ट्री लगानी है, हमारे पास सड़कें नहीं है, तो हम सामान जो है कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? हमारे पास एयरप्लेन नहीं है, हम कैसे जो है सामान ले जाएंगे, ऐसे सामान जो दूर दराज के एरिया में जाता है, या कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है ही, तो हम काम कैसे करेंगे वहाँ पे? या कोई भी देश बाहर से आके कोई भी कंपनी MNC वगैरह सोचेंगे हम यहाँ काम करें, वो काम करेगी कैसे वहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को डेवलप बनाने के लिए। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट डेवलप्ड एंड देयरफॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस्ड एट अ वेरी स्लो पेस। तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, ना के बराबर थे। कच्ची सड़कें थी, यातायात के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी चीज़ें, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत स्लो चल रहा था। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेलवे भी तो अंग्रेज ही लेके आए थे हमारे यहाँ, भले ही वो अपने यूज़ के लिए लेके आए थे, बट उनके थ्रू ही हमारे यहाँ रेलवे आया। The process of industrialization cannot be sustained without adequate transportation and communication facilities। तो जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बिना एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना, एक खदान से मैंने कुछ कोयला निकाला, फिर उसको प्रोसेस ज़रूर थोड़ी वहीं पे बैठ के थोड़ी करेंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे, वहाँ पे काम होगा, है ना? तो वहाँ तक कैसे जाएंगे? सड़कें नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है ना, फ्यूल एनर्जी वगैरह कुछ भी नहीं है, एंड बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बड़ी बड़ी जो ये हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है हमारे पास नहीं, तो काम होगा कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहली नीड थी हमारी। द प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट शो एनी
इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज और डेवलप इट इन एनी मैनर। तो प्राइवेट इंडस्ट्री ने तो भाई कोई भी अपना इनिशिएटिव नहीं किया था इन्वेस्ट करने का हैवी इंडस्ट्रीज़ में या फिर डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था पहले। दे डिड नॉट हैव ट्रेंड पर्सनल और फाइनेंसेस टू इमीडिएट इस्टेब्लिश हैवी इंडस्ट्रीज़। ना ही उनके पास ट्रेंड एम्प्लॉयज़ थे या ना ही उनके पास उतना पैसा था कि वो तुरंत इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश कर दे, विच वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और इकोनॉमी के लिए तो हैवी इंडस्ट्रीज़ और ये सब चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट थी, बट नहीं हो पा रहा था। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन सर्विस नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो स्लो प्रोसेस चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा। इट वॉज ओनली द गवर्नमेंट विच कुड मोबिलाइज ह्यूज कैपिटल। सिर्फ गवर्नमेंट ही थी जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकती थी उस टाइम पे। कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेन टेक्नीशियंस एंड वर्कफोर्स। ट्रेनिंग देना कंस्ट्रक्शन को, मतलब कोऑर्डिनेट करना। रेल, रोड, सी, एयरपोर्ट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब गवर्नमेंट के अंडर आती थी। एंड देयर एक्सपेंशन वॉज कंट्रीब्यूटेड टू द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंश्योर्ड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने ही कंट्रीब्यूट किया और उसी से जो है धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में तेज़ी आई और हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर टू ऑपरेट इन सर्टेन स्फेयर्स, इन्वेस्टमेंट वर टू बी मेड टू। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की गई? फर्स्ट, गिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कोर सेक्टर विच रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्लेक्स एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, बिग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइक स्टील प्लांट, पावर जनरेशन प्लांट, सिविल एविएशन, रेलवे, पेट्रोलियम। तो इन सब चीज़ों में जो है इन्वेस्टमेंट की गई। सेकेंड, गिव अ लीड इन इन्वेस्टमेंट टू द कोर सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर नॉट फंक्शनिंग इन द डिजायर्ड डायरेक्शन लाइक फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोल केमिकल, न्यूज़ प्रिंट मीडियम एंड हैवी इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो है लीड ले लिया, यहाँ पे हमारे पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर तो नहीं कर रही थी। सी, गिव डायरेक्शन टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लाइक होटल्स, और जो है साथ ही साथ होटल्स वगैरह, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, इन सब के जो है एक तरीके से डायरेक्शन मिला। जब हम कोई एक चीज़ बना लेते हैं, जब हमारा सबसे पहले जो है टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो उसी से तो हमें डायरेक्शन मिली ना। मान लो पहला एक टेलीफोन बना या बल्ब बना, है ना, सबसे पहले तो बहुत सिंपल फॉर्म में ये चीज़ बनी थी, बट उसके बाद आज की डेट में देखो इनका फॉर्म, इनका रंग रूप चेंज होके क्या से क्या हो गया। डायरेक्शन तो हमें यहीं से मिली ना। रीजनल बैलेंस। सो रीजनल बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन्स एंड स्टेट्स इन बैलेंस्ड वे। तो डेवलपमेंट करना जो है, हर एक रीजन का डेवलपमेंट करना, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी छोटा शहर हो, कुछ भी हो, सबका डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बैलेंस्ड वे में। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं करना है कि हमारे पीएम गुजराती है तो भाई आप गुजरात का ही डेवलपमेंट करो, आप बिहार और नॉर्थ ईस्ट जैसे पिछड़े राज्यों को छोड़ दो। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको इनको भी इक्वली मतलब सपोर्ट करना है, इवन इनको आपको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ये तो ऑलरेडी डेवलप है बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो दोनों को इक्वल लाए, बैलेंस्ड लाए, ये भी आप ही का देश का पार्ट है। ये कहीं बाहर से लोग नहीं आए हैं। आपका गुजरात आप अपना मानते हैं, आप पीएम हैं, आप सरकार है, तो आप इन स्टेट्स को भी आप अपना ही माने, ये भी इसी देश का पार्ट है। और रीजन एंड स्टेट इन अ बैलेंस्ड वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म किया जाए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, आज भी कुछ राज्य जो है बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं और कुछ राज्य बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। क्यों? जब वहाँ का जब वहाँ कोई पीएम जब जैसे स्टेट का बन जाता है ना, आप ध्यान देना, वो स्टेट कुछ ज़्यादा ही तरक्की करने लगता है। और कई मतलब दिखाया, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी स्टेट पे फोकस करता है, और ऐसे स्टेट पे भी फोकस करता है जहाँ वोट बैंक ज़्यादा है, बट कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो पिछड़ जाते हैं, जहाँ वोट बैंक इनका कम है, तो वहाँ वो इतना काम नहीं करते। बट देश
का पीएम सबके लिए होता है, उनको सबके जो सरकार चुनी गई है सबने चुनी है, मिलके चुनी है, मेजॉरिटी ने चुनी है, तो सबके लिए काम करना चाहिए। Most of the industrial progress was limited to few areas like the port towns in the pre-independence period. So शुरू में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई वो जो है पोर्ट वगैरह के आसपास हुई। आप देखेंगे चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, गुजरात के साइड हो गए, यहाँ पोर्ट टाउन्स वगैरह, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाए क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन तो यहीं से होगा ना। आफ्टर 1951 द गवर्नमेंट लेड डाउन इन इट्स 5-year प्लान्स दैट पर्टिकुलर अटेंशन वुड बी पेड टू दोज रीजन विच वर लैगिंग बिहाइंड द पब्लिक बिहाइंड एंड। तो बाद में जो है 1951 के बाद गवर्नमेंट ने फिर पॉलिसी लाए और वहाँ पे उन रीजन पे ध्यान दिया गया जो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज वर डेलिबरेटली सेट अप। 4 major steel plants were set up in the backward areas to accelerate economic development। तो स्टील प्लांट्स जो है सेटअप किए गए बैकवर्ड एरियाज़ में। स्टील प्लांट कहाँ पे एक सेटअप किया गया, झारखंड जो पहले बिहार का पार्ट था, सेटअप किया गया, वहाँ पे है स्टील की खदानें हैं तो किया गया है ना। तो बैकवर्ड एरियाज़ में भी जो है इनके प्लांट्स लगाए गए ताकि जो है वहाँ की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। लोग ऐसे मतलब सोचो कि अगर कहीं पे कोई चीज़ सेटअप हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा तो वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही काम, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ के लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, काम हो रहा है, सरकार रोड भी बनाएगी वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, रोड की फैसिलिटी किन लोगों को मिल रही है, जो नॉर्मल लोग वहाँ रह रहे हैं उनको भी तो मिल रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी जॉब करेंगे, है ना। तो डेवलपमेंट हो रही है। आप जो है नॉर्मल लोग जैसे कुएं के मेढक बने रह जाते हैं, जो लोग बाहर नहीं निकलते, देश दुनिया नहीं देखते, वो कुएं के मेढक बने रह जाते हैं, उनको लगता है भाई हम ही है जो है। तो ऐसा नहीं होता। अब बाहर देखिए लोग बहुत बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो आप उनको देख के कोशिश करें कि आप पीछे क्यों हैं, आप भी आगे बढ़े, ना कि उनसे चिढ़े और उनको वहाँ से भगाने लगे। ऐसा नहीं करना। Provide employment to the workforce and develop ancillary industries. This was achieved to some extent, but there is scope for a lot more. Development of backward regions so as to ensure a regional balance in the country is one of the major objectives of planned डेवलपमेंट। तो प्लान डेवलपमेंट का ये था कि भाई वो रीजनल डेवलपमेंट भी करे। देयरफॉर द गवर्नमेंट हैड टू लोकेट न्यू एंटरप्राइजेस इन बैकवर्ड एरियाज। तो बैकवर्ड एरियाज में इन्होंने कई एंटरप्राइजेस बनाने शुरू करे ताकि वहाँ की रीजनल डेवलपमेंट भी होए। and at the same time prevent the mushrooming growth of private sector units in already advanced area. Third, economies of scale. Where large-scale industries are required to be set up with huge capital outlay, the public sector had to step in to take advantage of economies of scale. तो जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता था किसी आउटले को बनाने के लिए, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का, अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड टेलीफोन इंडस्ट्रीज आर सम एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर सेटिंग अप लार्ज स्केल यूनिट्स। तो ये सब यूनिट्स किसके हैं? तो पब्लिक सेक्टर के ही है ना। दीज यूनिट्स रिक्वायर्ड अ लार्ज बेस टू फंक्शन इकोनॉमिकली विच वॉज ओनली पॉसिबल विद गवर्नमेंट रिसोर्स एंड मास स्केल। तो गवर्नमेंट रिसोर्स और मास स्केल प्रोडक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने से ये सब पॉसिबल हुआ। तो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर ही थी जो बहुत पैसा लगा सकती थी, इन्वेस्टमेंट कर सकती थी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो उस टाइम पे इन लोगों ने फ़ायदा भाई उठाया, काम भी किया। फोर्थ, चेक ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। बाद में धीरे धीरे कहाँ पीछे छूट गई ये कंपनीज वगैरह, सरकारी कंपनीज वगैरह। सारी कंपनीज पीछे नहीं छूटी, कई सारी कंपनीज अच्छा भी काम कर रही है, बट एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर उतना अच्छा काम नहीं कर रही है कई कंपनीज सेम सेक्टर में। चेक ओवर कंस्ट्रक्शन और कई बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है, ठीक है। चेक ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक power. The public sector acts as a check over the private sector. In the private sector, there are very few industrial houses which would be willing to invest in heavy industries. Private sector में बहुत कम ही ऐसी private sector companies थी जो कि heavy industries में invest करने के लिए इच्छुक थी, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था। With the result that wealth get concentrated in a few hands and monopolistic practice are encouraged.
इसमें जो है इन्होंने जो है कम था पैसा इनके पास, यही रीज़न है। दिस गिव्स राइज टू इनइक्वालिटीज़ इन इनकम विच इज़ डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। बाद में मोनोपोलीज बढ़ने लग गई चीज़ें, मतलब अगर मान लो दुकान एक मोनोपोली मतलब क्या होता है, ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा ना, मोनोपोली क्या होता है। इसमें ये होता है कोई कैंसर की दवाई है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कैंसर की दवाई है, सिर्फ मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। अब मैं आ गई मार्केट में कैंसर की दवाई बेचने। अब ये दवाई का कॉस्ट मुझे बनाने के लिए मान लो 500 रुपये की पड़ी थी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, महंगी महंगी दवाइयाँ होती है। अब मेरी मोनोपोली है, मैं इसको 5000 का बेचूंगी, मैं बेच सकती हूँ, मेरे पास ये किसी के पास नहीं है। तो इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। ओके, तो मतलब मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए मार्केट में कंपटीशन ज़रूरी है, और भी ऐसे एंटरप्राइज होने चाहिए जो कैंसर की दवाई बेचे, ताकि जो है इसका रेट एक मतलब इतनी ज़्यादा आसमान ना छूने लगे। The public sector is able to set large industries which requires heavy investment, and thus the income and benefits that accrue are shared by a large number of employees and workers. तो पब्लिक सेक्टर जो है ये लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रही थी इन और इंडस्ट्रीज़ में, लार्ज इंडस्ट्रीज़ में, एंड दस द इनकम एंड बेनिफिट्स दैट एक्रू आर शेयर्ड बाय अ लार्ज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो और जो जितना भी फिर प्रॉफिट हुआ था, जो भी होता वो कई सारे एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में जो है फिर शेयर होता है। दिस प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट सेक्टर, और इससे जो है इकोनॉमिक पावर जो है प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा पाई थी। Fifth, import substitution. During the second and third 5-year plan period, India was aiming to be self-reliant in many spheres. ये 5-year प्लान क्यों आया था? हमारा इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा पड़ा था उस टाइम पे, फिर ये 5-year प्लान आया और इसके थ्रू ही जो है हम लोग धीरे धीरे बाहर मतलब इम्प्रूवमेंट करते गए अपनी इकनॉमी में, और धीरे धीरे बाहर निकले उस कर्जे से। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड 5-year प्लान पीरियड इंडिया वॉज एमिंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन मैनी स्फेयर्स। तो इंडिया क्या चाहती थी, अब जो है हम आत्मनिर्भर बने, हम बाहर से कम सामान मंगाए, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो ये सब चीज़ें जो है चाह रही थी। जो हमारा थर्ड जो आया था हमारा 5-year प्लान, उसमें शुरू कर दिया था हमने सेल्फ रिलायंट बनने का। ऑब्टेनिंग फॉरेन exchange was also a problem, and it was difficult to import heavy machineries required for a strong industrial base. अब हैवी मशीनरी चाहिए थी, हमारे यहाँ तो नहीं बन रही थी, हमें बाहर से चाहिए थी। तो बाहर से चाहिए थी तो क्या वो हमारे रुपीज़ लेते? नहीं। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए था? हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए थे, हमें डॉलर्स चाहिए थी, है ना। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे उस टाइम पे। एट दैट टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व इन हैवी इंजीनियरिंग विच वुड हेल्प इन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वर इस्टेब्लिश्ड। फिर जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व हुई हैवी इंजीनियरिंग में, विच वुड हेल्प इन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन were established. Simultaneously, several public sector companies like STC and MMTC have played an important role in expanding export of the country. हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, है ना। अगर हम यूएस में कुछ एक्सपोर्ट करें तो वो यूएस डॉलर देंगे, हम ले लेंगे, हमारे पास यूएस डॉलर आ गया, हम उससे फिर अपना हमें जो परचेज़ करना है हैवी मशीनरी वगैरह यूएस से, हम उस डॉलर से परचेज़ कर लेंगे। यूएस से किसी भी कंट्री से यूएस की डॉलर की वैल्यू है। सो हमारा 4th पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी रही हमारे पब्लिक सेक्टर के 1991 से, अब उसके बारे में जानते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड 4 मेजर रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सेक्टर इन इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991 में जो हमारा नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था उसमें 4 मेजर रिफॉर्म्स पब्लिक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। सो देखते हैं। फर्स्ट, रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वेएबल PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इसको वापस से रीस्ट्रक्चर करना, रिवाइव करना, जो हमारे पोटेंशियल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स
थे उनको। क्लोज डाउन PSU विच कैन नॉट बी, जो PSUs हमारे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसको अब ठीक नहीं किया जा सकता, तो उनको जो है क्लोज डाउन कर देना, बंद करना। पहला क्या था टारगेट कि भाई इसको वापस से रीस्ट्रक्चर करो, इसको वापस से रिवाइव करो, मतलब फिर से जीवित करो इस PSU को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसकी फुल फॉर्म यही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ओके, तो अगर वो रिवाइव नहीं हो पा रही है तो फिर उसको क्या करो, उसको क्लोज डाउन कर दो, बंद कर दो। थर्ड क्या था, ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी इन, ये एक मिनट कौन से पॉइंट्स थे, हाँ मेन एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना हम। थर्ड एलिमेंट क्या था इसका, ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट्स इक्विटी in all non-strategic PSU to 26% और lower if necessary। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नॉन स्ट्रेटेजिक थे, बिना स्ट्रेटेजी वगैरह के काम कर रहे थे, तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट चाहती थी हम अपने शेयर्स बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, हम अपने शेयर्स कम कर ले, कितना कम कर ले, 26% तक कर ले या उससे कम कर ले, मतलब हम हक बना के भी रखे थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं बिल्कुल हम जैसे वो 51% वाले क्राइटेरिया में ना रहे, हम कम कर ले अपना। फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, और जो वर्कर्स है हमारे काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, उनके इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारा इसमें पॉलिसी में आई थी, क्योंकि ओवरवर्क नहीं कराना वर्कर से, ऐसा ये सब चीज़ें थी। पढ़ते हैं। ए क्या था हमारा, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्री रिजर्व थी उनको कम किया गया, पहले 17 थी उसको क्या कर दिया गया, 8 कर दिया गया, एंड देन 2 3, और उसके बाद क्या कर दिया गया, 8 से भी 3 कर दिया गया, 3 है अभी। In the 1956 resolution on industrial policy, 17 industries were reserved for the public sector। पब्लिक सेक्टर के लिए 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें 17 इंडस्ट्री को रिजर्व्ड करके रखा गया था। इन 1991 ओनली 8 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड। तो 1991 में क्या किया, घटा के इसको सिर्फ 8 इंडस्ट्री है जिसको रिजर्व्ड करके रखा गया पब्लिक सेक्टर में। दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड कम्युनिकेशन, माइनिंग। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड थी कहाँ तक थी, इनमें इन फील्ड्स में रिस्ट्रिक्टेड थी। एंड रेलवेज, किस किस में रखा था, इन 8 जो इंडस्ट्री थी कौन कौन सी फील्ड की थी हमारी, एटॉमिक एनर्जी वाली रखी थी, आर्म्स मतलब ये कंधा नहीं होता, आर्म्स मतलब जो हमारी बंदूक डिफेंस की आर्म्स, डिफेंस की जो होती है वो होती है। कम्युनिकेशन, माइनिंग्स, ओके, कम्युनिकेशन फील्ड, माइनिंग फील्ड, रेलवेज, इन सब को जो इन्होंने 8 इंडस्ट्री को रिजर्व करा था 1991 पॉलिसी में। उससे पहले 17 थी, फिर 8 होगी, और फिर इन 2001 ओनली 3 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व, और 2001 में आके सिर्फ 3 इंडस्ट्री को रिजर्व किया गया एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर के लिए। दीज आर एटॉमिक एनर्जी, कौन कौन सी वो 3 एनर्जीज रहेगी, एटॉमिक एनर्जी वही न्यूक्लियर पावर, कहते हैं ना हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे पाकिस्तान पे, ऐसा बोलते हैं ना कुछ भी होता है तो वही न्यूक्लियर बम हमारे पास ही थोड़ी है, बहुत सारे देशों के पास है। फिर आर्म्स, जो हमारी डिफेंस की जितने भी आर्म्स वगैरह है, और रेल ट्रांसपोर्ट, ये जो है अब सिर्फ ये 3 इंडस्ट्री हमारी 2001 से जो है पब्लिक सेक्टर में है। दिस मीन्स दैट द प्राइवेट सेक्टर could enter all areas एक्सेप्ट द 3। तो मतलब इन तीनों को छोड़ के, इन तीनों में पूरा का पूरा हक जो है सिर्फ पब्लिक सेक्टर का, उसके अलावा जितने भी एरियाज़ है, कौन कौन से एरियाज़, कम्युनिकेशन, माइनिंग, और इन सब में जो है अब प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकती है, इन तीनों को छोड़ के। एटॉमिक एनर्जी प्राइवेट सेक्टर नहीं एंटर कर सकती, आर्म्स एम्यूनेशंस वगैरह में प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकती, और रेल ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकती। क्या आपने सुना है कि मैं प्राइवेट रेलवे से गया, नहीं गए ना, मैं प्राइवेट रेलवे से यूपी गई, प्राइवेट रेलवे से पंजाब गई ना, रेलवे तो भाई सिर्फ इंडिया का उसका है, गवर्नमेंट का ही है। एटॉमिक एनर्जी सिर्फ गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है। एंड आर्म्स जो है, जो बंदूकें वगैरह बनाना जो हमारे डिफेंस के लिए है, ये सब किसके, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के। ऐसे कोई नॉर्मल पर्सन बोलेगा मैं बंदूकें नहीं बना सकता यहाँ पे इंडिया में। दिस
मीन्ड दैट द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर, उसको पूरा मतलब पब्लिक सेक्टर में आना पड़ेगा उसके लिए। दिस मीन दैट द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर ऑल एरियाज एक्सेप्ट द 3 एंड पब्लिक सेक्टर वुड हैव टू compete with them, और बाकी सब एरियाज में वो पब्लिक सेक्टर उनसे compete करेगी। इन 3 में कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें पूरा का पूरा हक जो है पब्लिक सेक्टर का है तीनों में, इन 3 एरियाज में। The public sector has played a vital role in the development of the economy। तो पब्लिक सेक्टर ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए। However, the private sector is also quite capable of contributing substantially to the nation building process। तो प्राइवेट सेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट किया है कुछ हद तक अपने हमारे नेशन को बिल्ड करने के प्रोसेस में। Therefore, both the public sector and private sector need to be viewed as mutually complementary parts of the national sector। तो हमारे नेशनल सेक्टर में दोनों को मान के चला जाता है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों ही म्यूचुअली जो है कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे नेशनल सेक्टर के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स ऑल्सो हैव टू एज्यूम ग्रेटर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो प्राइवेट सेक्टर से भी एज्यूम किया जाता है कि ये भी जो है हमारी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है एज्यूम करे, मतलब लेके चले साथ में। साइमल्टेनियसली द पब्लिक सेक्टर नीड्स टू फोकस ऑन अचीविंग मोर इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। बी दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब डिस इन्वेस्टमेंट किया गया, डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट हटा दी गई, कम कर दी गई, पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब नहीं कर रहे। डिस इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ द इक्विटी शेयर। मान लो गवर्नमेंट की जो है किसी टू द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, किसी भी सेक्टर में प्राइवेट और पब्लिक में गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स है, तो अब क्या है वो क्या कर रही है, अब वो सोच रही है मेरे तो भाई 80% शेयर है इसमें, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं 30% शेयर बेच दूँ और कुछ पैसे जो है यहाँ से रेस कर लो। तो इसको क्या कहते हैं, शेयर्स को बेच देना, अपने सेल कर देना, वो होता है डिस इन्वेस्टमेंट। ओके, उस कंपनी में द ऑब्जेक्टिव वॉज टू रेज रिसोर्सेज एंड इनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल। तो बेच रहा है तो किसको बेच रहे हैं, जनरल पब्लिक को ही तो बेच रहा है वो, और किसको बेच रहा है, एंड वर्कर्स इन द ओनरशिप ऑफ देयर एंटरप्राइज। तो उस एंटरप्राइज में जैसे शेयर होल्डर कंपनीज का हमने पढ़ा था ना, बेचे जाते हैं, तो इन्होंने बेच दिए भाई अपने शेयर्स, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने पैसे रेस किए, कहाँ से रेस किए, किनको बेचा, पब्लिक को, वर्कर्स को, ताकि अब जो है वो उस एंटरप्राइज में ओनरशिप इन लोगों की भी उस थोड़ी थोड़ी हो जाए, मतलब जितना भी परसेंटेज ऑफ शेयर्स ये बाई करते हैं उतनी ओनरशिप इनकी रहेगी फिर उस एंटरप्राइज में। द गवर्नमेंट हैड टेकन अ डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रिड्यूस इट्स इक्विटी इन ऑल अंडरटेकिंग्स। देन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने डिसीजन किया कि वो विड्रॉ कर लेगी, मतलब अपने आप को बाहर कर लेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और जो अपनी इक्विटीज़ है उनको जो है कम कर देगी। It was expected that this would lead to improving managerial performance and ensuring financial discipline। और इससे क्या होगा, जब वो अपनी कम कर देगी इसमें जो इक्विटी, तो इनका कंट्रोल भी कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, अब जो है वो अंडरटेकिंग्स थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगी, उनकी जो मैनेजरियल परफॉर्मेंस बढ़ेगी। बढ़ती है मैनेजरियल परफॉर्मेंस, घटती नहीं है, जब घटने लगती है तो बंदी हो जाती है ना। बट देयर रिमेन्स अ लॉट टू बी डन इन दिस एरिया। सो आगे पढ़ते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर। तो धीरे धीरे क्या करने लग गई थी, जब ये डिसइन्वेस्टमेंट होने लग गया पब्लिक सेक्टर में, 51% से जब गवर्नमेंट के शेयर्स नीचे आ गए और प्राइवेट के बढ़ गए, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट किया अब गवर्नमेंट ने इसमें, तो ये जो है पब्लिक सेक्टर अब क्या बन गया, जब इसके 51% से ऊपर शेयर हो गए, तो ये बन गया प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सो आइए पढ़ते हैं। तो इसका क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन।
यही होता है प्राइवेटाइजेशन करना, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर था हमारे गवर्नमेंट कंपनी थी, हमारे गवर्नमेंट के शेयर्स ज़्यादा थे, गवर्नमेंट ने अपने शेयर घटा दिए, उसमें कम कर दिए, प्राइवेट के शेयर बढ़ गए। अब जो है वो कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर से हट के जो है प्राइवेट सेक्टर बन गई, और ये क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। Releasing the large amount of public resources locked up in non-strategic public sector enterprises so that they may be utilized on other social priority areas such as basic health, family welfare and primary education. तो जो हमारा अमाउंट था गवर्नमेंट के पास जो कि बहुत ज़्यादा लगा हुआ था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक थी, तो उस रिसोर्सेज को यहाँ से घटा के इन्होंने कहाँ पे लगाया, उन्होंने जो है इन सब बेसिक जो हमारी हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, प्राइमरी एजुकेशन, इन सब में फिर इन्वेस्ट करना शुरू किया। रिड्यूसिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन, इन्होंने जो पब्लिक का है डेट उसका जो है रिड्यूस करा अपने ऊपर से, जो इंटरेस्ट का बर्डन था कि हमें पब्लिक को इंटरेस्ट देना और ये सब मतलब जो बर्डन था उसको रिड्यूस करा। ट्रांसफर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ट्रांसफरिंग द कमर्शियल रिस्क टू द प्राइवेट सेक्टर सो दैट द फंड आर इन्वेस्टेड इन एबल प्रोजेक्ट। सो इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया ना अपने कमर्शियल रिस्क को प्राइवेट सेक्टर में, अपना इन्होंने शेयर कम कर लिया, अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गई, उसका प्राइवेट सेक्टर बन गया, अब वो करेंगे काम। सो इस अपने जो भी प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्होंने अपनी जो है कमर्शियल रिस्क को ट्रांसफ़र करा प्राइवेट सेक्टर में। Freeing these enterprises from government control and introduction of corporate governance and तो इन्होंने फ्री कर दिया इन एंटरप्राइज को गवर्नमेंट के कंट्रोल से, क्योंकि अब ये प्राइवेट बन गए, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा। इन मैनी एरियाज वेयर द पब्लिक सेक्टर हैड अ मोनोपोली, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर, द कंज्यूमर्स हैव बेनिफिटेड बाय मोर चॉइसेस, लोअर प्राइजेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कई सारे एरियाज थे वहाँ पे मोनोपोली चल रही थी हमारे गवर्नमेंट्स की, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर, पहले BSNL और ये सब चलता था ना, आज की डेट में क्या चलता है, नहीं, आज की डेट में तो हम प्राइवेट कंपनी के सिम यूज़ करते हैं, है ना। तो कंज्यूमर्स को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, लोअर प्राइस का, चॉइसेस का। पहले महंगे पड़ते थे, एक कॉल करना बहुत महंगा पड़ता था, और आज देखो हम जियो में कैसे अनलिमिटेड कॉलिंग करते हैं कुछ पैसे भर के, है ना। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सी पॉलिसी रिगार्डिंग, जब कंपटीशन बढ़ता है ना मार्केट में, जब मोनोपोली कम होती है किसी एक की, तो प्राइजेस अपने आप रीजनेबल हो जाते, क्योंकि मोनोपोली ख़त्म हो गई, इसलिए प्राइजेस जो है अपने कंपटीशन क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, रेज, मोनोपोली क्या हुई, डिक्लाइन हुई, कम हुई। ओके, तो क्या हुआ हमारा, प्राइजेस क्या हुआ, प्राइजेस जो है रीजनेबल हो गए, कम हो गए। पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट, जो अब सिक यूनिट्स थी, बीमार यूनिट्स थी, जो काम नहीं कर रही थी अच्छे से हमारी यूनिट्स, कंपनीज वगैरह, तो उनके लिए क्या किया इन्होंने, बी द सेम, तो उनकी पॉलिसी सेम रही, जैसी कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी थी वैसी पॉलिसी आ गई उनके लिए भी। ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनको कहाँ रेफर किया जाता था, ऊपर पढ़ाया था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में, टू डिसाइड वेदर अ सिक यूनिट वॉज टू बी रीस्ट्रक्चर्ड और क्लोज डाउन, या तो उसको फिर से मरम्मत करी जाए, उसको ठीक करा जाए उस यूनिट को, या उसको बंद कर दिया जाए। तो इसके लिए कहाँ भेजा जाता था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्शन में, द पब्लिक सेक्टर्स को। द बोर्ड हैज़ रिकन्सिडर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम फॉर सम केसेस एंड वाइंडिंग अप फॉर अ नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कई केसेस जब उनको लगता था कि नहीं इसको ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए जो है वो स्टेप्स लेती थी, कमेटी बनाती थी, कोशिश करती थी, बट जब नहीं होता था तो फिर उसको वाइंडिंग अप करती थी, बंद कर देती थी उस यूनिट्स को, और बहुत सारे यूनिट्स बंद किए गए। There is a lot of resentment amongst workers of the units which are to be closed down, तो अब जो वर्कर थे वो कहाँ जाएंगे, जब हमारी कंपनी बंद हो गई, यूनिट्स बंद हो गए, वर्कर्स का क्या हुआ, आइए देखते हैं, उनके बीच में तो भाई होगी ना चिंता। A national renewable fund was set up by the government to retain or deploy retrenched labor and to provide compensation to public sector employees seeking voluntary retirement.
जो अब वर्कर्स बचे तो उनके लिए भी भाई उनका भी वेलफेयर करने का स्टेप लिया गया कि अब ये बेरोज़गार तो नहीं हो सकती, ये तो हमारे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ लेबर्स हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इनको फंड्स दिए गए, इनको जो है कंपनसेशन दिया गया या फिर इनको जो है किसी और जगह पे रीडिप्लॉय किया गया, नई जॉब दी गई, है ना, ये सब। There are many enterprises which are sick and not capable of being revived as they have accumulated huge loss। तो कई सारे enterprises है जो बीमार हैं हमारे, अब वो जो है मतलब इस लायक नहीं है कि अब उनको रिवाइव भी किया जाए, दोबारा से जीवित भी नहीं कर सकते उनको, है ना, मतलब दोबारा से अब उनको उस एबिलिटी में नहीं ला सकते कि वो प्रॉफिट कमाए, है ना, लॉस में ही चल रही है, ख़त्म ही होने का, तो बहुत सारे लॉस हो रहा है। विथ पब्लिक फाइनेंस अंडर इंटेंस प्रेशर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर जस्ट नॉट एबल टू सस्टेन देम मच लॉन्गर। तो भाई पब्लिक सेक्टर ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लेते हैं तो चलेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर भी कह रहे हैं भाई ये हमसे भी नहीं चलेगा, इसकी इतनी ख़राब हालत है, तो उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू द गवर्नमेंट इन सच केस is to close down these undertakings after providing a safety net for the employees and workers। तो उनके एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को पहले सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, उनका वेलफेयर किया जाता है, उसके बाद जो है इस जो अंडरटेकिंग है, जो सिक अंडरटेकिंग है, जो अब वापस से सही भी नहीं हो सकता, ना प्राइवेट सेक्टर कर सकती है, ना गवर्नमेंट, ना पब्लिक सेक्टर कर सकती है, ठीक, उसको फिर बंद कर दिया जाता है। Resources under the National Renewable Fund have not been sufficient to meet the cost of voluntary separation scheme और voluntary retirement scheme। और जो रिसोर्सेज थे हमारे नेशनल रिन्यूएबल फंड में, तो ये सफिशेंट नहीं होते हैं कि ये जो वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम और जो रिटायरमेंट स्कीम है इसको जो है पूरा कर सके इनकी कॉस्ट को। डी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, एक तरीके से डील होती है ना, डील साइन करना, उसे ही बोलते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन्स एग्रीमेंट। System by which management are to be granted greater autonomy but held accountable for a specified result। So guys, ये क्लास भी नहीं ख़त्म ही करते थे इसको, फिर ग्लोबल एंटरप्राइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है। सिस्टम बाय, यहाँ से वापस से पढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसके थ्रू फिर इन्होंने परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया, एग्रीमेंट्स किए गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं उसको सही भाषा में। सिस्टम बाय विच मैनेजमेंट आर टू बी ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफाइड रिजल्ट। अंडर दिस सिस्टम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर गिवन क्लियर टारगेट एंड ऑपरेशंस ऑटोनॉमी फॉर अचीविंग दोज टारगेट्स। द MOU was between the particular public sector units and their administrative ministers defining their relationship and autonomy। तो जो MOU साइन होता था वो पर्टिकुलर जो है वहाँ की पब्लिक सेक्टर यूनिट और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज है उनके बीच में साइन होता था और फिर वो उस पर वर्क करती थी कि कैसे सुधार किया जाए। सो गाइस, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से आपका ये चैप्टर शायद फिनिश हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।